नमस्कार। साहित्यिक बैठक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे क्लास में हम पढ़ाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकरण नंबर 3, वीर गाथा काल, जिसको देशभाषा काव्य या रासो काव्य भी कहते हैं। यह शीर्षक या टॉपिक आज इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या किया, इसी के आधार पर ही आदिकाल को वीर गाथा काल दिया। वो कहते हैं कि वो एक ऐसा काल था आदि काल में जहाँ पे राजाशित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का अनूठी उक्तियों के साथ वर्णन किया करते थे और अपने वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित करते थे। ऐसे राजाशित कवियों की रचनाओं को सुरक्षित रक्षित करने के लिए उस समय का राज दरबार सबसे अच्छा साधन हुआ करता था। उस समय जो भट्ट या चारण होते थे, जो अपने अपने राजाओं का वीरता का चित्रण करते थे, वो अपने जो बाद के जो ग्रंथ है वो क्या करते थे कि उसी राजाओं के दरबार में पीढ़ी दर पीढ़ी अपने अपने उत्तराधिकारियों को सौंपते चले जाते थे। बाद में एक परंपरा चलती गई। आज वर्तमान में भी ये परंपरा है, लेकिन बहुत क्षीण अवस्था में। अब इसी परंपरा की सामग्री के जो प्रारंभिक काल में जो हमें प्राप्त होती है, उसी के आधार पर हम इस काल को वीर गाथा काल कहते हैं। देखिए, वीर गाथा काल नाम से ही पता चलता है, जिसमें वीरता का चित्रण हो, जिसमें पराक्रम का चित्रण हो। देखिए, जब भारत के इतिहास में ये वह समय था जब मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर लगातार होते रहते थे। जिस समय ये हमले होते थे तो हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे और उनके दरबार में चारण उसी भाषा में उनको प्रेरित करते थे, कविताएं करते थे। शुक्ल जी लिखते हैं कि उस समय कभी कभी लड़ाई की आवश्यकता नहीं भी होती थी, तो सिर्फ शौर्य प्रदर्शन के लिए भी कभी कभी युद्ध हो जाया करते थे। ये वो गौरव का काल था। आगे हम सीधा बात करते हैं आगे। उस समय जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्याहरण आदि अत्युक्तिपूर्ण यानी कि बहुत बड़ा चढ़ाकर जिसका वर्णन करता था या वीरों के हृदय में उत्साह की उम्मीदें भरता था, वही राजसभा में सम्मान पाता था। तो उस समय वीर गाथाओं के उन्नति का सबसे अच्छा अवसर जो था वो उस काल में हमें प्राप्त होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आगे बताते हैं कि उस समय वीर गाथा को हमें 2 रूप में प्राप्त होती है। पहला है मुक्तक रूप में और दूसरी है प्रबंध काव्य के रूप में। प्रबंध काव्य के रूप में जो सबसे अच्छा उदाहरण हमारे सामने पृथ्वीराज रासो के रूप में प्राप्त होता है, वही मुक्तक काव्य के रूप में बिसल देव रासो, जो कि एक गीति काव्य के रूप में हमारे सामने आता है। आगे हम बात करेंगे जितने रासों का है, लेकिन एक बात पहले और बताना चाहूँगी कि जो रासो शब्द है उसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उसका क्या अर्थ बताया है कि वो कहते हैं कि बिसल देव रासो में भी ये शब्द बार बार आया है रसायन, और मेरी समझ में रसायन शब्द से ही रासो हुआ है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यता है। वर्तमान में ये नहीं माना जाता, लेकिन कई बार परीक्षाओं में पूछ लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य को किस शब्द से उत्पन्न माना है। खुमान रासो सब। अब मैं आपको जितने रासों के बारे में आचार्य शुक्ल जी बताते हैं मैं उनकी चर्चा करूंगी। सबसे पहले है दलपति का खुमान रासो। कहते हैं कि दलपति विजय नामक किसी कवि के द्वारा ये रचा गया था और जिसमें महाराणा प्रताप सिंह का वर्णन है, पर ये अधूरा है। उसमें बहुत सारी ऐसे तथ्य भी हैं जो इतिहास से मेल नहीं खाते हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं है। सिर्फ इतना है कि ये दलपति विजय द्वारा लिखा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण रासो है वो है बिसल देव रासो। नरपति नालय नामक एक कवि ने इसको लिखा था। कवि विग्रह राज चतुर्थ अर्थात बिसल देव उनके ये राज कवि थे, और इसका जो निर्माण काल बताया जाता है शुक्ल जी ने, इसी की एक पंक्ति थी 1272 मझारी, तो वो इसका तात्पर्य समझते हैं 1272 में इसका जो है रचना काल था। विग्रह राज चतुर्थ जी का भी समय 1220 के आसपास ही ठहरता है।
बिसलदेव रासो में जो हमें कथा का जो क्रम मिलता है वो 4 खंडों में है। और इसकी कथा का सार है कि प्रथम खंड में वो बताते हैं कि किस प्रकार मालवा भोज परमार की पुत्री राजमती से बिसलदेव का विवाह हुआ। खंड 2 में बिसलदेव से जो राजमती से रूठ कर उड़ीसा चले जाते हैं। 3 में राजमती का विरह वर्णन है और बिसलदेव का वापस लौटना है। चौथे खंड में भोज का अपने पुत्री को अपने घर लिवा जाना और बिसलदेव का वहाँ से राजमती को फिर चित्तौड़ लाना। ये बिसलदेव की पूरा कथानक है जिसका हमें यहाँ लिखा हुआ है। बहुत सारे तथ्य इसमें भी जो है इतिहास से मेल नहीं खाता। तो इसमें जो दूसरी बात है वो है कि अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव बड़े वीर और प्रतापी थे। उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध भी कई चढ़ाइयाँ की थी। कई प्रदेशों को उन्होंने खाली करवा लिया था तत्काल में। देखिए, इसके संबंध में एक और बात बताई गई है कि इसमें बहुत सारा जो साहित्य है वो हमें और भी मिलता है। जैसे एक वीर चरित्र सोमदेव का रचित है ललित विग्रह राज। ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। तो हमारे लिए सिर्फ इतना महत्वपूर्ण है कि बिसलदेव रासो का कथानक क्या है और उसके जो रचयिता है वो कौन है, नाल है, नरपति नाल है। सबसे महत्वपूर्ण जो रासो हमारे हिंदी साहित्य में माना जाता है वो है चंद्रबरदाई। हिंदी के प्रथम महाकवि भी शुक्ल जी ने इनको माना है और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य बताया। कहते हैं चंद्रबरदाई का जन्म जो है लाहौर में हुआ था, किंतु बाद में ये जो है पृथ्वीराज के राज दरबार में रहने लगे थे। ये भी इतिहास में प्रसिद्ध रहा है कि पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई इन दोनों का जन्म भी एक दिन हुआ था और दोनों की मृत्यु भी एक दिन हुई थी। अब दोनों समवयस्क थे, एक ही उम्र के होने के कारण ये पृथ्वीराज के सिर्फ राजकवि ही नहीं थे, चंद्रबरदाई उनके सखा भी थे और सामंत भी थे। आगे इसके बारे में बताती हूँ कि जैसे पृथ्वीराज रासो लगभग 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है और इसमें 69 जो समय या सर्ग या अध्याय बोल सकते हैं उसमें मिलते हैं। कुछ प्रमुख छंदों में ये लिखा गया है जैसे कवित, दोहा, तोमर, त्रोटक, ये बड़े प्रसिद्ध रहे हैं रासो के। और ये भी इतिहास में प्रसिद्ध रहा है कि रासो को बीच में छोड़कर जो है चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के साथ चले गए थे। अपने पुत्र जलहन को कहा कि इसको वो पूर्ण करें। रासो के अनुसार जब जो शहाबुद्दीन गौरी था पृथ्वीराज को कैद करके गजनी लेके जा रहे थे तो चंद्रबरदाई भी साथ गए थे। ये पुस्तक में ही पंक्ति दी हुई है कि पुस्तक जलहन हत दे चले गजन निरपकाज। अब इसके अंदर आपको जो कथानक मिलेगा वो ये है कि जो पृथ्वीराज थे वो अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र थे और अर्णोराज के पोते थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ था जो पृथ्वीराज के नाना थे अनंगपाल। कहते हैं कि अनंगपाल के 2 पुत्रियां थी, एक सुंदरी और दूसरी कमला। सुंदरी से जयचंद एक प्रतापी राजा हुआ था, उनका जन्म हुआ और कमला जो दूसरी बेटी थी उनसे उनका पृथ्वीराज का जो है उनका पुत्र हुआ। ये भी कहा जाता है कि बाद में अनंगपाल ने अपने ही नाती को पृथ्वीराज को गोद ले लिया और इस बात से जयचंद नाराज हो गया था। कहते हैं कि जो जयचंद की पुत्री थी संयोगिता वो बचपन से ही पृथ्वीराज को चाहती थी। एक बार क्या होता है कि उन्होंने क्या किया कि संयोगिता का स्वयंवर रखा। पृथ्वीराज स्वयंवर में आ नहीं पाए तो जो जयचंद ने क्या किया उनकी जगह एक मूर्ति को द्वारपाल के पास रखवा दिया और बाद में संयोगिता ने संयोग से मूर्ति में ही माला पहना दी थी। इससे रुष्ट होकर उन्होंने उसको गंगा किनारे के एक महल में भेज दिया और जब ये बात संयोगिता के जो प्रेम की बात पृथ्वीराज तक पहुंची तो वो संयोगिता को लेने के लिए आए और अंत में उनका गंधर्व विवाह होते हैं। ये इतिहास की कुछ काल्पनिक कहानियां हैं, कितनी सच्चाई है वो आज हम नहीं कह सकते। रास्ते में कहते हैं कि इनका बड़ा बड़ा युद्ध हुआ और बाद में वो संयोगिता को लेकर दिल्ली में आ गए थे। इसके अंदर कुछ एक तथ्य ऐसे भी हैं जो इतिहास में प्रसिद्ध भी है नहीं भी है। जैसे कि जब ये दिल्ली में राजकाज कर रहे थे तो मोहम्मद गौरी के साथ इनका युद्ध होता है। पहली बार में तो पृथ्वीराज उनको जी जाते हैं, मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं, प्रथम युद्ध होता है। तो दूसरी बार वो फिर युद्ध करते हैं तो मोहम्मद गौरी पराजित होते हैं
तो गौरी क्या करते हैं, उनको अपने साथ गजनी लेके जाते हैं और वहीं पे जो है चंद्रबरदाई भी सा जाते हैं। और लास्ट में क्या ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को शब्द बेदी बाण से मारा और चंद्रबरदाई और जो पृथ्वीराज थे उन्होंने भी एक दूसरे को मारकर जो है अंतिम अपने जीवन लीला समाप्त की। ये कुछ एक बातें थी इनके बारे में। हाँ, जो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे उन्होंने रासो साहित्य को बिल्कुल कल्पना माना है, क्योंकि वो मानते हैं कि इन्हीं के समानांतर एक जयानक थे संस्कृत में, उन्होंने पृथ्वीराज विजय नाम का एक काव्य लिखा है जो उसके घटनाओं से पृथ्वीराज रासो की घटनाओं का मेल नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वीराज की माता का नाम उसमें कर्पूर देवी दिया हुआ है। बहुत सारे और भी तथ्य हैं, जैसे कि सोमेश्वर का दिल्ली के राजा अनंगपाल के पुत्र से विवाह होना या फिर अपने नाना के यहाँ गोद में जाना, ये सब बातें असंगत सिद्ध होती है बाद में, संयोगिता का हरण वगैरह ये सब, तो इसलिए उसको बाद में जाली ग्रंथ भी कहा जाता है। शुक्ल जी स्वयं ये मानते हैं कि इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं इसमें भरी पड़ी है, तो रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, फिर भी ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। उनके पीछे शुक्ल जी तर्क देते हैं कि पृथ्वीराज की सभा में चंद नाम का कोई कवि था ही नहीं। पृथ्वीराज विजय के जो जयानक थे कर्ता, उन्होंने अपने पुस्तक में एक जो मुख्य भाट का नाम दिया है वो पृथ्वी भट्ट लिखा था, चंद का नाम उसमें नहीं माना गया है, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी इसको जाली ग्रंथ ही मानते हैं। आगे आता है परमाल रासो। जगनीक का प्रसिद्ध है कि राजा परमाल के यहाँ पे एक जगनीक का भाट हुआ करते थे। उन्होंने वहाँ के प्रसिद्ध 2 वीर थे आलाह और उदल, उसको लेकर उन्होंने वीर गीतात्मक काव्य लिखा। वो इतना प्रसिद्ध हुआ कि आज भी उत्तर भारत में ये गाया जाता है, विशेष तौर पर बरसात के दिनों में। आगे मैं बात करूँगी इसके बारे में। और भट्ट केदार और मधुकर कवि, ये भी 2 वीर रचना जो ये कवि मिलते हैं, उनकी मूल पुस्तक नहीं मिलती, लेकिन सिर्फ इनके बारे में ही बताया जाता है कि भट्ट केदार ने कन्नौज का जो सम्राट जयचंद थे उनको लेकर एक महाकाव्य लिखा था, जयचंद प्रकाश। वहीं पर मधुकर कवि ने जयमयंक जस चंद्रिका नामक एक ग्रंथ लिखा। माना जाता है कि दोनों वीर काव्य के ग्रंथ हैं, किंतु वो ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि दयाल दास खिंची का जो राठौड़ी ख्यात थी उसमें इसके बारे में उल्लेख है, जो कि ये जो राठौड़ा की ख्यात है वर्तमान में बीकानेर के पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। तो ये था पृथ्वीराज रासो के साथ साथ अन्य रासों के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के विचार। हम आगे बात करेंगे दूसरे विषय पे।